पंजा मेरी रानी, ताले तो पहले बना करते थे भाभी। भी कम से कम 90 साल पुराना है रघु। हाँ, बड़े मियाँ की जिद बता रही है इनकी उम्र। पप्पी लोडिया सेट हो रही थी। बूट गटको और बेवजह खुशियां बांटो, सिंपल है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा ये प्रयास होता है हर बार मैं कि नए नए लोगों से आपको मिलवाऊँ। और अब बात करें आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान हैं नितिन वसीम जी। नितिन वसीम जी जो कि एक अभिनेता हैं और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, टीवी कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं, और दिल्ली का एक जाना माना नाम है, और बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी बहुत ही फेमस एक मूवी थी सात उचक्के। आइए उनका मैं अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार विदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके माध्यम से इतने लोगों से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। आपने अपने मंच पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए आए। हम इस बातचीत को करने के लिए हम पिछले मेरे ख्याल से कम 1 साल से हम ट्राई कर रहे हैं। जी, आई एम सो सॉरी, मतलब कई बार मेरी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन वही है कि जब वक्त मिले जब अच्छा काम कर लो। बिल्कुल सही। अच्छा नितिन जी, जैसे हम आज यहाँ पे मंडी हाउस ही बैठे हैं, मंडी हाउस में ही हम बैठे हैं, और मैंने देखा है मोस्टली जितने भी हमारे दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनको मंडी हाउस से एक अलग सा लगाव है। तो आपका ये मंडी हाउस का जो लगाव है कब शुरू हुआ? अगर या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपको अभिनय का रुझान कैसे? ऑलमोस्ट सेम बात ही है। और बड़ी अच्छी सी एक फील आया अभी आपने जैसी मंडी हाउस का नाम बोला है, तो मंडी हाउस में, पर वो फील कि जिस जगह से, जिस भूमि से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, जहाँ मैं सोचता था कि किस ग्रुप में जाऊँ, किस ग्रुप में ना जाऊँ, कहाँ थिएटर करूँ, कैसे जान पहचान निकालूँ, एंट्री करूँ थिएटर ग्रुप में, आज उसी मंडी हाउस में ब्रिजेश जी को इंटरव्यू दे रहा हूँ। इस लायक ऊपर वाले ने बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का। और जहाँ तक ये बात है कि शुरुआत कैसे हुई, तो वो ऐसे था कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी एक इंटरव्यू था, उसमें बताया था कि पता नहीं बचपन से ही कुछ एक कशिश थी कि यार एक्टर बनना। हाँ, और ना क्या होता था कि बच्चों से मैम पूछती हैं क्लास में कि बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सब यही बोलते हैं। मेरी हिम्मत ही ना पड़े, मैं एक्टर कैसे बोलूँ क्योंकि पता सब हंसेंगे, लेकिन अंदर वही चाह थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे 10th 11th आई, थोड़ा सा घर से निकलना शुरू हुए, तो इधर हमारा स्कूल का एक बार वो भी हुआ था एनुअल फंक्शन, तो पता चला कि यहाँ पे एक दूरदर्शन नाम की जगह है। तो दूरदर्शन नाम की जगह है। हाँ, और ये पता चला कि कुछ एक्टर्स ने बड़े अच्छे लगते थे एक्टिंग करते हुए, ओमपुरी साहब हो गए, नसीर साहब हो गए, और ऐसे बड़े सीनियर लोग। तो समझ में नहीं आता था कि इतने सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, पर ये लोग कुछ अलग क्यों लगते हैं, अलग से हॉन्ट करते थे कुछ। तो पता चला कि ये लोग थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। तो अब सोचो कि थिएटर करना है भाई, हाँ जी करना है, कैसे करना है, कहाँ होता है, मंडी हाउस में होता है। मतलब आगे बैठ कर जानते नहीं थे किसी को, तो कभी कभी कोई 1-2 चेहरे ऐसे दिखते थे कि हमने उस टाइम दूरदर्शन नहीं चलता था, तो कभी कभी 1-2 चेहरे दिखते थे कोई टीवी में हमने देखे हो, तो हम बड़े खुश होते थे। तो फिर ऐसे अचानक एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो एक शख्स ने अपने आप ही मुझसे कुछ बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा रोया, जो भी उनको कहना था कहा उन्होंने, और वो जाने लगे अच्छा भाई साहब चल। तो मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात सुन लो। कहते हैं हाँ बोलो क्या है। मैंने कहा मेरे को थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है और ये नहीं पता कैसे होता है। तो उन्होंने उस दिन मुझे एक थिएटर ग्रुप रिहर्सल कर रहा था NSD के लॉन में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लॉन में। उस टाइम ना अलग अलग थिएटर ग्रुप रिहर्सल करते थे, तो वहाँ पे रिहर्सल कर रहा था। वहाँ जाके उन्होंने मुझे उनसे मिलवा दिया और मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और इस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, तो इधर एक मदर डेयरी है पास में, वहाँ से जाके मैंने PCO से अपने घर पे फ़ोन किया कि मैं लेट हो जाऊँगा, मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो मैं बहुत मतलब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड था उस दिन, बहुत खुश था। फिर थोड़े टाइम जैसे जैसे गुजरा, तो पता चला कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे शायद उतना नहीं सीख पाऊँगा, और उसके बाद वो ग्रुप भी बिखर गया था, नया नया ग्रुप बना था, बिखर गया। 2-3 उसमें कुछ पार्टनर्स थे या जो भी थे। फिर पता चला कि बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिहर्सल स्टार्ट करी है। तो LTG ऑडिटोरियम है एक मंडी हाउस में, उसकी छत पे उस ग्रुप की रिहर्सल हो रही थी। ब्रेकटेन मिरर नाम था उस ग्रुप का, और अमिताभ दास गुप्ता डायरेक्टर थे। अमिताभ दास जी। तो मेरे एक मित्र थे, उनका कुछ कनेक्शन था उनसे मिलने के लिए, तो मैं उसके साथ चला गया। तो वहाँ मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके बाद जर्नी चलती गई। वो ग्रुप से हमने प्ले किया, फिर उसमें थोड़ा गैप था अगले प्रोडक्शन में, तो पता चला एक्ट 1 की रिहर्सल हो रही है, थोड़े दिन एक्ट 1 ज्वाइन कर लिया।
फिर पता चला किसी और की हो रही है, थोड़े दिन वहाँ कर लिया, ऐसे करते करते घाट घाट का पानी पीते रहे। मतलब जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी स्टार्ट हो गई। एक टाइम पे लगा कि यार NSD करनी चाहिए, तो तब तक 2-3 साल थिएटर करते हो गए थे, तो कुछ ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस हो गया है। पर ये नहीं पता था कि ये फील्ड तो नेवर एंडिंग है, कभी एक्सपीरियंस ख़त्म ही नहीं होता, इसमें सीखना कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो खैर अपना घर यहीं था, तो अपने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अलग अलग चीज़ें सीखी उनसे, ना कि एक जगह बंद के। तो अपनी अपनी किस्मत है, कुछ लोगों को स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखना होता है, किसी को बाहर से सीखना होता है। मैटर ये करता है कि सीखना ज़रूरी है। तो वो ऊपर वाले ने कम से कम इतनी सलाहियत दी कि जो ज़िंदगी में करना चाहा वो कर रहा हूँ। नितिन जी, ये बात तो हो गई दिल्ली की और मंडी हाउस की होगी, थिएटर की बात हो गई, पर फाइनली जो एक जब भी कोई भी बंदा दिल्ली के अंदर थिएटर करता है तो उसकी जो एक चाह होती है कि वो 70 mm के पर्दे पे आए, तो उस पर्दे पे आने के लिए तो बॉम्बे जाना ज़रूरी है, या मुंबई जिसे आप बोलते हैं मुंबई जाना ज़रूरी है। तो आप फिर दिल्ली से मुंबई कैसे पहुँचे? दिल्ली से मुंबई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के लिए ही गए थे, और शायद अगर थिएटर में इतना पैसा और नाम मिलता है जितना फिल्मों में मिलता है तो नहीं भी जाना होता शायद। ज़्यादातर आर्टिस्ट का इसीलिए होता है क्योंकि ज़िंदगी में पैसा चाहिए, थिएटर में पैसा नहीं है। तो यहाँ पे करते करते मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू कर दिया था दिल्ली में। दूरदर्शन के कुछ प्रोग्राम्स करता था, मिनिस्ट्रीज़ की फिल्म्स करता था, या बॉम्बे से कुछ प्रोग्राम्स आते थे वो करता था। तब एक फ़िल्म आई थी ये साली ज़िंदगी, सुधीर मिश्रा साहब की, उसमें मैंने काम किया था। उसके लिए बॉम्बे भी एक दिन गया था शूट करने। तो फिर उसके बाद दिल्ली आ गए थे, फिर अपने थिएटर में लग गए, यहाँ के काम मिल रहे थे, चल रहा था। फिर अचानक से लगा यार यहाँ पे जो मैं सीरियल्स कर रहा हूँ या जो दूरदर्शन के काम कर रहा हूँ उससे वो पहचान नहीं मिल रही है, जो पहचान। हाँ, कोई जानता ही नहीं है, करे जा रहे हैं, टाइम भी पास हो रहा है और पता नहीं चला उम्र भी जा रही है। हाँ, तो लेकिन बॉम्बे के सीरियल कोई होते थे तो वो दुनिया जानती थी, एक एक सीरियल सुपरहिट और एक एक बंदा सेलिब्रिटी बन जाता था। तो हमने चलो भाई बॉम्बे चलते हैं, यहाँ तो पहचान मिलेगी नहीं। तो तब जाके पता चला कि एक थिएटर ग्रुप है जिसकी रिहर्सल्स यहाँ पे एक प्ले की हो रही थी, क्योंकि पैसे तो उस टाइम थे नहीं बॉम्बे जाने के, तो कैसे जाएं। तो वो उसका शो होना था बॉम्बे में ही प्ले का। अच्छा। और प्ले में लड़कों के लिए सिर्फ इतना काम था कि पपेटेरिंग थी उसमें ना, बड़े बड़े मपेट्स और पपेट स्टेज पे यूज़ किए जाते थे, जिसको ऑपरेट हम लोग करते थे। बाकी उसमें मेन लीड में 3-4 लेडीज़ थी। प्ले है महाभारत ऑफ वुमेन, माधवन सर है उनका। तो उसमें मेजरली सारी कास्ट वुमेन है, एक लीड कास्ट है, वो एक इंग्लिश थिएटर आर्टिस्ट है, वो करते थे। तो उस थिएटर ग्रुप के साथ मैं पहली बार बॉम्बे गया। पहली बार मैंने बीच देखा, पहली बार मैंने पृथ्वी थिएटर देखा, और वहाँ पे उसके शोज़ थे हमारे, वो शोज़ हमने किए और हम बाकायदा उनके साथ वापस आ गए दिल्ली अपने घर। अब बॉम्बे छू के आ गए थे बॉस, तो ये था कि जाना है, रहना है, जाना है, रहना है। तो ऐसे ही करते करते 2001 की बात है, मेरे एक दोस्त चला गया था यहाँ से बॉम्बे और उसने वहाँ फ्लैट ले लिया था। तो हमने उससे बात करी, भाई हम किराया शेयर कर लेंगे, जो भी है आना है। तो हम बॉम्बे चले गए। बॉम्बे गए, घर से कभी दूर रहने की आदत नहीं थी, बना बनाया खाना मिलता था, सब कुछ अलग एक माहौल था वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे तो मतलब पानी का गिलास भी पीना है तो उठ के जाना ही पड़ेगा ना, तो हर चीज़ के लिए करना ही था। तो और स्ट्रगल ऐसी थी कि तपती धूप, तब मेल का ज़माना नहीं होता था, तो हम लोगों के पास हार्ड कॉपीज़ होती थी फ़ोटोज़ की, और स्टिकर बनवाते थे हम। वो भी बॉम्बे में कहाँ कहाँ स्टिकर बनते हैं पता चल गए थे, नाम नंबर एड्रेस का स्टिकर फ़ोटो के पीछे चिपका दिया, और अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में फ़ोटो बांटते थे, ऑडिशन देते थे, बार बार फ़ोन करके तंग करते थे वहाँ पे जो भी कास्टिंग वाले होते थे। फोटो चली जाती हैं डस्टबिन, वो ढेरों के ढेरों, हज़ारों फ़ोटो रोज़ बॉम्बे में डस्टबिन में आज भी जाती है वो। लेकिन हमें मालूम नहीं था, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, रिसोर्स नहीं था। हाँ, नहीं था। अभी तो बहुत अच्छा हो गया कि लोगों को पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को भेजना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भेजेंगे तो एक बार तो नज़र में आएंगे। हमारे तो ऐसा होता था ना कि फ़ोटो छोड़ी और वो फ़ोटो काउंटर से अंदर भी नहीं जाती थी ऑफिस के, वो काउंटर से ही ढेर बन के डस्टबिन में रोज़। तो वो ज़माना था, क्या करें, कैसे चक्रव्यूह तोड़ें, समझ में नहीं आता था कि भाई एंट्री कैसे मिलेगी। ऐसे ही चलता रहा, ऑडिशंस 1 साल तक बॉम्बे में दिए। फिर जाके एक सीरियल था अनुभव सिन्हा प्रोडक्शंस का, ची एंड मी, उसमें से कॉल आ गई। तो उसमें एक रोल था बॉस, वो किया, अच्छा रोल था, उस टाइम कॉन्टिन्यूटी में चला, तो लगा हाँ भाई गाड़ी थोड़ी पटरी पे आ गई। पर फिर मेरे को दिल्ली वापस आना पड़ गया, वो सीरियल भी ख़त्म हो गया, मैं आ गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर थिएटर चालू दिल्ली में, दिल्ली का काम करना शुरू हो गए। फिर मैं बॉम्बे गया 2004 में, पूरा साल वहाँ रहा। तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री अपने लिए बनी नहीं है। मेरे दोस्तों के यहाँ ऑडिशंस होते थे,
तो किसी को एक सीन, किसी को 2 सीन के रोल मिल जाते थे। मेरी शक्ल ऐसी नहीं थी कि मैं किसी कैरेक्टर में फिट हूँ, और हीरो मुझे कोई बनाता नहीं था, क्योंकि मैं हैंडसम वैसे ही था पर किसी की औलाद नहीं था, ना कोई माई बाप था मेरा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे भैया होगा। तो तब मैं दिल्ली आया हूँ वापस। उस दौरान 2004 में आ गया मैं, 5 में मेरी शादी हो गई, फिर मैं यहीं रह गया। फिर मैं वापस दिल्ली के काम करने शुरू हो गया। वो चलते रहे 2-3 साल। मैंने कहा फिर फंस गया गुरु, फिर उम्र गुजरती जा रही है, क्या करें। फिर मैं बड़ी मुश्किल से जा पाया, शायद 2010-11 में जब मैं गया हूँ, तो 1 साल मैं 11 में रहा। फिर मैंने 1-2 काम वहाँ पे किए पर मज़ा नहीं आया। 2012 के शुरू में एक शूट आया दिल्ली का, फरवरी का, तो मैं यहाँ आया। उससे पहले जनवरी में मैंने एक मेल भेजी थी, किसी ने, दोस्त ने बताया कि भाई वहाँ कास्टिंग हो रही है, मेल भेज दो, ये है कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने कहा अच्छा जी। मेल भेज दी तो वहाँ से कॉल आई कि सर आपकी मेल आई है, उसमें फ़ोटो तो है नहीं। तो मैंने कहा कमाल है। तो मैंने कहा सर मैं दोबारा भेज देता हूँ मेल। तो कुछ नहीं था, तब हमने दोबारा मेल भेज दी। वो था 7 उचक्के के कास्टिंग डायरेक्टर का ईमेल आईडी, जहाँ पे पहली मेल मेरी बिना फ़ोटो के गई थी। आज भी अगर वो असिस्टेंट आप कास्टिंग वाले जो है उनसे नाम पूछोगे तो वो बता देंगे कि उनको तो वो दोबारा फ़ोन किया था कि फ़ोटो भेज दो। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं ऑडिशन करने 10 तारीख को। तो तब मैं, जनवरी की बात है, बॉम्बे में था। फरवरी में मैं दिल्ली जब शूट के लिए आया तो 10 को शायद वो लोग ना आए, और मेरा 14 को यहाँ पे शूट था। 14 को ही फ़ोन आया कि हम, या 13 को फ़ोन आया कि हम ऑडिशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो कमिटेड हूँ, कल मेरा शूट है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो फिर कभी मिल लेंगे। तो मेरा पता था कि ये 7 उचक्के? नहीं, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था कि पता नहीं ऐड होगा या कुछ नहीं पता था कि एक और ऑडिशन देना है और कुछ नहीं होना है। जैसे लेकिन अपना कर्म करते हैं, अपना कर्म हमेशा करते हैं। तो यही हुआ, कुछ नहीं पता था 7 उचक्के के बारे में तब। तो मैं निज़ामुद्दीन शूट करने गया हूँ। मेरा 12 बजे का कॉल टाइम था। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा सर 2-2:30 बज जाएंगे, आप आराम करो ऑफिस में, उसके बाद आपको हम बुलाते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि ऑडिशन का कॉल था और साउथ एक्स में कॉल था, निज़ामुद्दीन से पास है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बॉस मैं आ जाऊँ क्या, मेरा ऐसे ऐसे बीच में ब्रेक है, लेकिन मेरे को जल्दी वापस आना होगा। उन्होंने कहा आ जाओ, आप जितनी देर में याद करके ऑडिशन दे दोगे उतनी देर में हम ले लेंगे और इधर आप शूट कर लेना। मैंने ठीक है। मैं चला गया वहाँ गया तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट, बड़ी भीड़ थी वहाँ ऑडिशन में, उन्होंने स्क्रिप्ट दी। मैंने कहा यार यहाँ तो टाइम लग जाएगा नंबर आने में। और स्क्रिप्ट देखी तो एक चाबी बनाने वाले का रोल उसमें। मैंने कहा गुरु ये तो वैसे ही नहीं होना मेरे को कोई दिल्ली में गांव वाले सीरियल में नहीं लेता, और ये चाबी बनाने वाले का रोल दे रहे हैं, हग्गू का, पुरानी दिल्ली का। मैंने कहा खैर अब आए तो करना। मैंने फटाफट से उसको पढ़ा, सिचुएशन समझी, और एकदम जैसे पुरानी दिल्ली का होता है देसी स्टाइल से मैंने उसको इम्प्रोवाइज़ किया। क्योंकि मेरा जो घर है, मैं दिल्ली 5 में रहता हूँ, और मेरे घर से बिल्कुल पास में दिल्ली 6 लगता है। तो मेरे बचपन से दोस्त भी रहे हैं, आना जाना भी बहुत रहा है दिल्ली 6 में। तो एक वहाँ की लैंग्वेज का फील पता है, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती लोगों की वो पता है। फिर मैंने क्या किया, वो सब समेट के दिमाग में मैंने वो ऑडिशन दे दिया। उन्होंने मेरे को इंतज़ार नहीं करवाया ज़्यादा, और मैंने ऑडिशन दिया और मैं वापस अपने शूट पे आ गया। एंड लिटरली आई फॉरगॉट अबाउट दैट। मेरे को चलो जी हो गया। 2 दिन बाद कॉल आया कि सर उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा तो फिर व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि होना तो है नहीं, अपना पता है दिमाग में ही चल रहा है। हाँ कि होना तो है नहीं बॉस। मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट, कह रहे डायरेक्टर साहब आएंगे अभी थोड़े दिन में। फरवरी की बात मैंने आपको बताया, 14 को ऑडिशन दिया, 20 के आसपास इनका कॉल आया होगा, और मार्च में शायद फर्स्ट वीक में, क्योंकि मैं वापस बॉम्बे जाने वाला था तब, फिर मार्च फर्स्ट वीक में आया कि डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे वो एक बार मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने चलो जी कर लेते हैं। हाँ होना तो नहीं है, डायरेक्टर साहब ने देख के कह देना ये फिट नहीं होता। तो बस फिर डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई सीपी में। मैं किसी को बताऊँ ना, मेरे पेट में ना कुछ हो रहा था, क्योंकि हम बात शेयर ना करें तो हाँ, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं ही था मंडी हाउस। मैं चुपचाप निकला पतली गली से और पैदल सीपी पहुँच गया। उनसे मीटिंग करी और आ गए। फिर चुप, कुछ नहीं, क्या करें। फिर थोड़े दिन में कॉल आया कि दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग ब्रॉडर नाउ। पहले एक रोल के लिए सोच रहे थे, पर अब जो रोल है ये बिल्कुल मनोज वाजपेयी के दोस्त का रोल है। और ऐसे ऐसे फिल्म में अहम भूमिका है। कमाल हो रहा है, तो भाई विश्वास नहीं हो रहा। व्हाट नेक्स्ट। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है सीपी में, फलाने दिन हमारी टीम आएगी और कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब तो लग रहा है कुछ हो रहा है, होने वाला है। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन किया हमने जिस दिन उन्होंने बुलाया था। और तब तक यकीन हो गया था कि अब फिल्म मिल जाएगी? नहीं, तब भी नहीं हुआ। तब मैंने डायरेक्टर साहब से बोला, मैंने कहा सर ऐसा है कि
थोड़ा सा कम वम करूँ, थोड़ा जिम विम कर लेता हूँ। अभी मेरा थोड़ा बॉडी चबी था, तो कह रहे नहीं ऐसी चाहिए। ऐसा ही बंदा। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा। शूट कब होना है? शूट हमारा डेट थी मार्च 10 अच्छा। से स्टार्ट होना था, या मई 10 से स्टार्ट होना था। तो हम लोग खैर उसके इंतज़ार में लग गए कि फाइनली वो दिन आएगा, शायद जल्दी से होगा। तब आपको ये पता चल गया था कि आपका रोल कितना बड़ा है या क्या है, मतलब? नहीं, उसके तब हमारे को स्क्रिप्ट भी नहीं मिली थी। अच्छा। स्क्रिप्ट भी उसके बाद मिली है, जब उन्होंने बताया कि जिस दिन से शूट है 10 तारीख से, उसके पहले कुछ दिन पहले मनोज भाई दिल्ली आएंगे, मनोज बाजपेयी सर, उनके साथ हमारी वर्कशॉप होगी, तब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अपन वीवर फिंगर क्रॉस्ड, और उस दिन का वेट हो रहा था कि शायद ऐसा हो जाए। हाँ, तो जैसे जैसे एक हफ्ता पहुँच गए, एक हफ्ता करीब उस दिन के शूट के दिन के, कॉल आया नहीं। 7 दिन 6 दिन 5 दिन, गुरु हो गया काम, वो नहीं होता। तो 2 या 3 दिन पहले कॉल आया कि ऐसे ऐसे मनोज सर आए हैं और शाम को 5 बजे इस होटल में मिलना है। अब मेरे काटो तो खून नहीं। तो मैंने अपने भाई को पकड़ा, मेरा भाई है मेरे से 2 साल छोटा। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है और आई कांट ड्राइव नाउ, मैं तो गाड़ी चला के जा नहीं सकता, तू मेरे को ले चल। इतने बड़े बंदे। हाँ, मतलब एकदम गूज़बम्स आए हुए थे। तो वो मुझे गाड़ी ड्राइव करके लेके गया मेरा भाई। वहाँ पे नीचे प्रोडक्शन वाले खड़े थे और वो हमें ऊपर रूम में लेके गए। वहाँ दरवाज़ा खुला तो सामने मनोज बाजपेयी सर बैठे थे, हमारे डायरेक्टर साहब थे। अपार शक्ति था जो जिसने, हाँ, वो उसने भी एक रोल किया था फिल्म में। तो हम भी बैठे जाके, और फाइनली तब लगा कि हाँ गुरु, इट्स रोलिंग नाउ, नहीं इट्स अब कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, और शायद इंडस्ट्री में अब एंट्री हो जाए। तो फिर वो 2 दिन की वर्कशॉप करी, सबको बहुत अच्छी लगी। एक अच्छा सा मनोज बाजपेयी जी की पीठ सुन रही है अभी कि उन्होंने शायद कभी सुने, मेरी किस्मत हो तो उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया हमको अपने साथ, वरना हम लोग तो भगवान समझते थे उन्हें एक्टिंग का, और हैं भी वो इरफान साहब, ये लोग, वो हम कहाँ छू पाते थे। तो उनके साथ जब हमने काम किया, उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि हमें लगा ही नहीं कि कोई दोस्त नहीं है। ऐसा लगता था कि ये बचपन के दोस्त हैं और हम लोग साथ में बचपन से ही ऐसी चोरी चुकारियाँ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया और बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। एक पूरा इंस्टीट्यूशन था फिल्म वो, जैसे के मेनन सर थे उसमें, अन्नू कपूर सर थे, विजय राज भाई थे, तो इन सबसे बहुत सीखने को मिला और बहुत ही हंसते खेलते। डायरेक्टर साहब हमारे इतना हौसला बढ़ाते थे, ही इज़ सच अ टैलेंटेड पर्सन। जो हमारे डायरेक्टर साहब थे संजू भाई, उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया। शाम को यूँ बाजू खोल के खड़े होते थे कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थोड़ा सा बदकिस्मती रही कि अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाई फिल्म, अदरवाइज शायद आज इंडस्ट्री में और अच्छे मुकाम पे कहीं होते। कोई नहीं, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, यही बचपन से सुना और सीखा, तो उसी भरोसे पे चल रहे हैं। नितिन जी, ये तो बात हो गई कि जो पहला आपका स्टेप था इंडस्ट्री में और आपकी जो पहली मूवी थी वो तो आपको मिल गई और वो अच्छे से बन भी गई, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो आपने हमारे साथ शेयर करा, पता चला कि वो कैसे मिली, क्या आपका क्या क्या अनुभव रहा उसके बारे में। तो फिर उसके बाद ये सफ़र आपका आगे कैसे बढ़ा? उसके बाद लगा तो ऐसे ही था कि अब तो केक वॉक होगी, इतनी बड़ी फिल्म कर ली, इतने अच्छे लोगों के साथ कर ली और अप्रिसिएशन भी मिल रही है। एक बड़े फिल्म क्रिटिक्स ने जिक्र भी कर दिया था अपने शो में हमारा, तो लगा था अब तो आसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन हुआ नहीं गुरु आसान। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ आसान, बल्कि और मुश्किल हो गया। अब क्या हो गया कि फिल्म किसी वजह से अच्छे से रिलीज़ नहीं हुई। फिल्म फ्रैटर्निटी के लोगों ने जितना देखना चाहिए था इस फिल्म के लोगों को, उतने लोगों ने देखा नहीं शायद। तो वर्ड ऑफ माउथ था, वो फैला, लेकिन जितना देख के जो सामने से समझ में आता है और इंसान कास्टिंग वाले बुलाते हैं, वो नहीं हो पाया, क्योंकि फिल्म किसी वजह से 1 हफ्ते से ज़्यादा शायद बॉम्बे में टिकने नहीं दी गई। जबकि लोग आ रहे थे, डिमांड आ रही थी, सिनेमा हॉल वाले बोल रहे थे प्रोड्यूसर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, पर कुछ उनका आपस का कुछ पंगा था, तो उन्होंने फिल्म को गिरा दिया। तो फिल्म भी गिरी, उसके साथ हम भी गिर गए। हाँ, मतलब उससे पहले तो दिल्ली में काम करने लायक थे, अब दिल्ली में भी ये हो गया प्रोड्यूसर्स के अंदर कि अब उसने फिल्म कर ली है, वो करेगा नहीं। तो वहाँ उन्होंने माइंडसेट चेंज हो गया, या पैसे ज़्यादा मांगेगा, उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया और बॉम्बे में कोई बुला नहीं रहा था। हमने भागना शुरू किया, ऑडिशंस देने शुरू किए, कुछ निकल के ना आए। तो समझ में नहीं आया कि अब क्या, मतलब किसी से लोग समझ रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है और यहाँ पे सिचुएशन कुछ और हो रही है। उस दौरान मैंने, आप मानेंगे नहीं, एक सीन भी किया 1-2 सीरीज़ में, और ऐसा किया कि उसको बताने कोई मतलब भी नहीं है। शायद वो क्राउड वाले भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो क्या करते, लेकिन ज़रूरत थी, खर्चा तो चलाना था अपना, पैसे की ज़रूरत थी। तो ऐसे ही चलते चलते समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लगा बीच में एक मुकाम ऐसा भी आ गया कि यार छोड़ देता हूँ फील्ड। हाँ, मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा।
इसे तो 7 चक्के से पहले हिसाब किताब सही था, छोटे मोटे रोल हाँ कम से कम रेगुलर कर तो रहा था, करते रहा था। बिजी रहना जरूरी है ना, बिजी रहना तो बिजी तो थे, हाँ, अब खाली हो गए थे, बिल्कुल खाली हो गया था। ना दिल्ली में घर बैठने लायक, ना बॉम्बे में किसी को मुंह दिखाने लायक। बॉम्बे में जहाँ जा रहे हैं वहाँ लाइन में लग गए, ऑडिशंस भी दे रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो चलो चलते रहे, करते रहे, वही एक छोटे छोटे कुछ करा घर चलाने के लिए। फिर जाके लॉकडाउन जब शुरू हुआ है ना, तो मेरा लॉकडाउन शायद थोड़ा सा ख़त्म हुआ, जब 2020 की बात है। जी टीवी का एक सीरियल मैंने शुरू किया, उसमें फाइनल हो गया था, उसका नाम था कुर्बान हुआ। उसमें रेगुलर काम मुझे मिला, हर महीने मेरी शूट, मेरा रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक रेगुलर रोल था, एक मेन फैमिली का। उसमें हर महीने मेरा 15 दिन 10 से 15 दिन का शूट होता था। तो कम से कम ये था कि चलो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। वो शुरू किया फरवरी में हमने, और मार्च में लॉकडाउन हो गया। अप्रैल मई जून फिर खाली, फरवरी मार्च के पैसे 3 महीने बाद आने थे, तो वो आए। तो चलते चलते मतलब फिर थोड़ी सी जर्नी जुलाई में फिर वापस शुरू हुआ, फिर जर्नी शुरू हुई, फिर करना शुरू किया। उससे पहले जब ये सीरियल शुरू हुआ था, उससे पहले मैंने दिसंबर में तांडव वेब सीरीज़ की थी। तांडव वेब सीरीज़ में ठीक ठाक रोल आ गया, थोड़ा सा लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो फिर दोबारा से जर्नी शुरू हुई चलनी। फिर उसके बाद द बिग बुल फिल्म हुई, उसमें अभिषेक बच्चन जी के साथ 3-4 अच्छे सीन हैं, वो किया। अब रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ की है, उसका नाम है सुतलियाँ जी। बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, वो भी पोस्ट लॉकडाउन जो सिचुएशंस फैमिलीज़ ने फेस करी हैं उसके ऊपर है। तो उससे बड़ी उम्मीद है, मार्च में आनी है। पर ये है कि एक फिल्म में ऑलमोस्ट वन ऑफ द लीड कास्ट करने के बाद दोबारा से एक 2 दिन से शुरू करके जी बिल्कुल करना पड़ा। और अभी भी द जर्नी स्टिल ऑन। वापस से उस वैसे फिल्म में वन ऑफ द प्राइम रोल मिलने में कितना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि जर्नी तो इतनी अनसर्टेन है, कोई डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकता। अपने दोस्त, अपने जानने वाले साथ के हैं, बहुत अच्छे मुकाम पे बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं, पर पता नहीं क्यों काम हमेशा वहीं से मिला जहाँ पे कोई नहीं जानता था। सिर्फ काम की वजह से काम मिला, अप्रोच से कभी नहीं मिला। मतलब कि लोगों को इंडस्ट्री में अप्रोच से ही काम मिलता है, वही स्टार बन के बैठे हुए हैं। तो ठीक है, ऊपर वाला चला रहा है, हम चल रहे हैं। ये इस बात पे पक्का भरोसा है कि जब भी ऐसा लगा कि नहीं होगा, उसने चलवा दिया, बहुत अच्छे से चलवा दिया। उसने ये दिखाया कि बेटा तू लगा रहे। व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ये सीखा। तो दर्शकों, ये थे नितिन जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और मैं नितिन जी को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू ब्रिजेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने मंच पे बुलाया, सबसे रूबरू होने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे गुणी कलाकारों को हम आपके सामने ला सकें और उनके अनुभव आपके साथ साझे कर सकें। जी, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐसे अनसंग एक्टर्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए। तो सपोर्ट करें इन्हें, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।